हियर आई एम सच्चिदानंद कुमार, वेलकम टू बीएससी कोचिंग पटना। मैं सच्चिदानंद कुमार बीएससी कोचिंग पटना में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग मास्टर कोर्स में जीएस पढ़ रहे हैं और जीएस में इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में आज का लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है। सिंधु घाटी सभ्यता, टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, a civilization which was developed on the bank of near about Indus River Valley। तो वह सभ्यता जो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र के आसपास विकसित हुई उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि आज से लगभग 5000 साल पहले भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में शहर हुआ करते थे और यही शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। अबाउट 5000 BC, 5000 years ago, there was a civilization, urban civilization. Townships were found. Those townships were the township of cities of Indus Valley civilization। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से। और पहला प्रश्न बनता है कि इस सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में हुआ। मैप दिख रहा है आप लोगों को? मैप में देखिए, ये हम लोगों ने देखा कि भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र, इसमें कुछ क्षेत्र यहाँ अफगानिस्तान के भी आ जाते हैं, कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान का भी आ जाता है। और ये आप देखेंगे कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो एक तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कौन कौन से देश हैं जहां सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। सबसे बड़ा क्षेत्र देखिए कहाँ है, पाकिस्तान का है, इसके बाद भारत का है और थोड़ा सा एरिया अफगानिस्तान का है। और इन सबको कंबाइंड रूप में हम लोग कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य, बिटवीन 2350 BC to 1750 BC, there was a complete matured, complete developed urban civilization। एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता थी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। वैसे अगर आप काल की बात करेंगे तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका काल होता है, लेकिन जो पूर्ण विकसित अवस्था की बात करते हैं हम लोग, वह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य है। तो पहला प्रश्न बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कौन सा था? भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर भाग, वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। अच्छा, एक बात आप लोग ये भी याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? इंडियन सबकॉन्टिनेंट मीन्स व्हाट? इंडियन सबकॉन्टिनेंट मीन्स द एरिया नियर अबाउट इंडिया। भारत और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, जिसमें भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। आप अगर वर्ल्ड का मैप आपको अगर याद हो तो यहाँ देखिए हिमालय की 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं, हिमालय की 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं जो भारतीय क्षेत्र को, भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया से अलग करता है। तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप, जब मैं भारतीय उपमहाद्वीप कहता हूं तो एशिया का वह भाग जो एशिया से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है।
अगर आप देखें तो यहाँ ठंडी जलवायु है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है ये ड्यू टू हिमालय की वजह से, हिमालय यहाँ रोक लेता है। तो इस कारण से भारत और इसके पड़ोसी देश आपस में एक अलग महाद्वीपीय दशा को रखते हैं, और इसे ही, चूंकि ये महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप का भाग है, इट इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, सो इट वाज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, इट इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, इसीलिए इसे उप महाद्वीप कहा जाता था या कहा जाता है। तो आप देखेंगे भारतीय उप महाद्वीप जब हम कहेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट मीन्स इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप के भाग हैं। एक पॉइंट ये भी रखेगा, भारत और इसके पड़ोसी देश भारतीय उपमहाद्वीप कहलाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इन द वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट देयर वाज अ मैच्योर्ड अर्बन सिविलाइजेशन, इट वाज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ इंडस रिवर वैली। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुआ, इट वाज डेवलप्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुआ, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित हुआ। नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित हुआ। और इसमें कौन कौन से देश हैं? तो भारत, पाकिस्तान और छोटा सा एरिया अफगानिस्तान का मौजूद है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ विशेषताओं पर ध्यान आकर्षित करूंगा। तो एट फर्स्ट आई विल फोकस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं थी, और उन विशेषताओं के बारे में कैसे पता चला है? तो हमें पता चला है खुदाई के दौरान जो चीजें मिली हैं, जो सामग्री मिली हैं, आफ्टर एक्सकावेशन देयर वेयर सम एरिया, सम मॉन्यूमेंट्स, सम जो कुछ जो क्षेत्र हैं वो प्राप्त होते हैं खुदाई के दौरान, और उसी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दोज मटेरियल्स वी कम टू नो अबाउट दिस सिविलाइजेशन। तो इस सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं जो खुदाई से सामग्री मिली है। तो इसकी कुछ विशेषताओं पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। तो पहली बात याद रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह नियोजित शहर वाली सभ्यता थी। तो पहली विशेषता यही है, नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन था। यह अपने समकालीन सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि यहाँ नियोजित शहर पाए गए। जो यहाँ पाए गए नियोजित शहर, प्लांट टाउनशिप। तो पहली विशेषता याद रखिएगा, ये देख ही रहे हैं कि टाउनशिप देखिए आप कि यहाँ जो मुख्य सड़क है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, अन्य सड़कें उनको बांटती हैं। ये आप देखिएगा घर वगैरह जो बना हुआ है, फिगर से एक पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर थे ये बिल्कुल नियोजित शहर थे, प्लांट टाउनशिप था। दूसरी विशेषता पे आते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी स्थलों से स्नानागार मिले हैं, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है। तो मोहनजोदड़ो का स्नानागार देखिए, ये उत्तर दक्षिण के क्रम में है, और यहाँ देखिए उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे जाने के लिए। तो ये विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला। हालांकि स्नानागार और धान्यागार, बाथ प्लेस एंड ग्रेन गोडाउन्स वेयर फाउंड इन एवरी मैच्योर्ड टाउन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सभी विकसित शहर से क्या हुए हैं? बाथ प्लेस मिले हैं, स्नानागार मिले हैं, और धान्यागार मिले हैं, ग्रेन गोडाउन्स मिले हैं। अगली विशेषता देखते हैं। एक जो ये नर्तकी की मूर्ति मिली है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, जिसमें कि कमर पर हाथ देकर के एक महिला का
चित्र, एक महिला की मूर्ति प्राप्त होती है। ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, तो इट इज अ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। तो ये क्या है? कांसे के नर्तकी की मूर्ति है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। कांस्य नर्तकी हड़प्पा से प्राप्त होती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, यह जो आप देख रहे हैं, ये इसको पाशुपति शिव की संज्ञा दी गई। पाशुपति शिव, पाशुपति शिव एक मुहर मिला है, एक मुहर मिला है, मुहर सील। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का एक स्रोत सील भी है, मुहरें भी हैं। एक मुहर मिला है जिसको आप अगर देखेंगे तो यहाँ पता चलता है कि ये बीच में एक जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, बीच में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये देखिए, और इसके चारों ओर पशु हैं। इधर देखिए भैंसा है, गेंडा है, और ये भैंसा, गेंडा, इधर हाथी, बाघ और नीचे हिरन। ये टूटी हुई मुहर मिली है। इसके आधार पर पशुओं से घिरा हुआ ये व्यक्ति है। इसी को पाशुपति शिव कहा गया है। इसी को आद्य शिव मार्शल ने कहा है। तो एक पाशुपति शिव की जो मुहर मिली है। इसके बाद और विशेषता देखते हैं। मुहरें इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। ये मुहरें देखिए, एक तो आयताकार या वर्गाकार मुहरें मिलती हैं, और इन मुहरों पर चित्राकृतियां बनी हुई थी। इन्हीं मुहरों में एक श्रृंगी पशु का चित्र मिलता है। आपने शायद मोहनजोदारो मूवी देखा होगा, उसमें कुछ इस तरह की चित्र जो है वो प्राप्त होती है। तो एक मुहर है जिसमें कि एक सींग वाले पशु की, ये एक सींग वाले गेंडा की तरह नहीं, एक श्रृंगी पशु है जो लंबा है, इसका सींग लंबा है। तो एक श्रृंगी पशु बोला जाता है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु होगा। इसके बाद इसकी और विशेषता देखते हैं। तो एक जो मूर्ति मिली है, एक जो आइडल मिला है, वो साधु का आइडल मिला है, ये पृष्ठ का आइडल मिला है। तो एक साधु की जो मूर्ति प्राप्त होती है, यह सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता है। इसके अलावा आप देखेंगे लोथल से एक डॉकयार्ड मिला है, गोदीवारा, जहाज रखने की जगह। ये एरिया देखिए, ये आफ्टर रेन, जब बारिश होती थी तो यहाँ पर पानी जम जाता था, और ये ज्वारीय बंदरगाह होता था। ज्वार उठते थे तो जहाज आ जाते थे, फिर ज्वार फिर उठता था तो जहाज चले जाते थे। यानी ज्वार आता था तो पानी का लेवल बढ़ जाता था, वाटर लेवल बढ़ जाता था, तो फिर जहाज का आवागमन होता था। और इस यही तो बिफोर रेन, ये आफ्टर रेन है, और बिफोर रेन इन समर में देखिए ये सूख जाते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ पिक्चर के थ्रू हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या प्राप्त होता है। अब हम लोग इस सभ्यता के बारे में विस्तार से जानते हैं। नाउ स्टार्ट स्टडी अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, हमारा आज का चैप्टर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं कि यह सभ्यता अचानक से, इस सभ्यता का विकास नहीं हुआ। आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग एक इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, और उससे पहले कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। जो फर्स्ट, इससे पहले का जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नवपाषाण काल किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट मैं बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जिससे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने में आपको और सुविधा मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो यही याद रखेंगे कि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत होती है, एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड इन, फार्मिंग वॉज स्टार्टेड इन नियोलिथिक पीरियड। पता ही है, पत्थर युग में खेती की गई। कृषि ने लोगों को अस्थायी जीवन दिया, कृषि ने लोगों को अस्थायी जीवन दिया, और इस अस्थायी जीवन से इसे वो परमानेंट कहीं पर सेटल करने लगे। तो क्या हो गया कि कृषि की जो प्रारंभिक अवस्था थी, इनिशियल स्टेज ऑफ फार्मिंग वाज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट जो इकोनॉमी। आप देखेंगे कि कृषि की आरंभिक अवस्था वह किस पर निर्भर थी? वह आत्मनिर्भर थी।
आप देखेंगे खेती जब किया जाता है तो खा पी करके ख़त्म कर दिए, आप उतना ही खेती करेंगे ना जिससे कि आप साल भर अपना भोजन प्राप्त कर सकें। तो आरंभ में जब आत्मनिर्भर अवस्था थी तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। तो आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है, तो ये क्या है, ग्रामीण है। लेकिन जब कृषि में अधिशेष की स्थिति आई, अधिशेष, आप देखेंगे कि व्हेन सरप्लस, तो जब सरप्लस स्टार्ट होता है, सरप्लस समझ रहे हैं, खा पी करके बच गया। जैसे 5 आदमी खेती कर रहे हैं, उसमें अगर 10 आदमी खा सकता है तो 5 आदमी क्यों केवल खेती करेगा, वो गैर कृषि कार्य करेगा, नॉन एग्रीकल्चर वर्क करेगा, तो गैर कृषि कार्य करेगा। तो आप इसको समझें, तो गैर कृषि कार्य तो होता क्या है कि एग्रीकल्चर में जब सरप्लस होने लगा, कृषि में जब अधिशेष की स्थिति खा पी कर बचने लगा, तो कुछ लोग गैर कृषि कार्य करने लगे, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क होने लगा। नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में क्या होने लगा, तो शिल्प कार्य, शिल्प प्रारंभ होता है, हैंडीक्राफ्ट स्टार्ट होता है, लोग सामान बनाना शुरू करते हैं। जैसे मान ले रहे हैं कि 5 आदमी खेती कर रहा है, तो खेती करने के लिए चाहिए ना, खेती करने के लिए जुताने के लिए हल चाहिए, तो काटने के लिए हंसिया चाहिए, तो ये काटने वाली मशीन, कटिंग मशीन चाहिए, कटिंग टूल्स चाहिए। तो कुछ लोग क्या करने लगे, यही कार्य करने लगे। कुछ लोग अनाज जमा करने के लिए टोकरी चाहिए तो टोकरी बनाने लगे, कुछ लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। तो इस तरह से क्या हो गया, शिल्प कार्य शुरू हुआ। और शिल्प कार्य ने क्या किया, तो ये बार्टर सिस्टम को जन्म देता है, वस्तु विनिमय को जन्म देता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू होती है, बार्टर सिस्टम प्रारंभ होता है, और ये बार्टर सिस्टम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। और यही बार्टर सिस्टम एक सर्टेन प्लेस पर जब वीकली होने लगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाट प्रणाली। तो वीकली मार्केट डेवलप होता है, हाट प्रणाली का विकास होता है। इसको आप समझेंगे, जैसे मान ले रहे हैं कि इस जगह पर खेती हो रही है, तो यहीं पर तो टोकरी नहीं बनाई जाएगी, टोकरी वहाँ बनाया जाएगा जहाँ बांस उपलब्ध होगा। इसी तरह से जहाँ धातु उपलब्ध होगा, तांबा वगैरह उपलब्ध होगा, वहाँ पर धातु का सामान काटने की मशीन बनेगी। इसी तरह से जहाँ मिट्टी उपलब्ध होगा, वहाँ मिट्टी के बर्तन वगैरह बनेंगे, और सब एक दूसरे से वस्तु आदान प्रदान करने लगे। यही जब आदान प्रदान करने लगे तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि इतना दूर आना जाना क्यों है, सब अपना सामान लेकर के बीच वाले प्लेस पे चले जाएंगे। वीकली मार्केट का कॉन्सेप्ट आता है, हाट प्रणाली का विकास होता है। अब इसी हाट प्रणाली में कुछ लोगों ने सोचा कि हाट में तो सप्ताह में एक दिन ही, वीकेंड में लोग आते हैं, या वीक में 1 टाइम या 2 टाइम होते हैं, तो उन लोगों ने वहीं रहना शुरू कर दिया। और तब उन लोगों ने वहीं रहना शुरू कर दिया, और इस तरह से क्या हो गया कि वो लोग मीडिएटर हो गए, वो लोग दुकानदार हो गए, और इस तरह से यही हाट प्रणाली जब अस्थाई बाजार में बदल गया, परमानेंट मार्केट में बदल गया, अस्थाई बाजार, तो आप देखेंगे कि बाजार में ढेर सारी वस्तुएं हैं। बाजार में वस्तु ले जाने और लाने के लिए सड़क प्रणाली का विकास किया गया, रोड सिस्टम डेवलप किया गया। तो मार्केट में, एक तो मार्केट में ढेर सारी चीज़ें हैं, तो मार्केट में सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी, क्या करने लगे, पक्के मकान बनाने लगे, और पक्के मकान के साथ साथ पक्की सड़कें बनने लगी, सड़कों का आवागमन होने लगा, और यही अस्थाई बाजार क्या हो गया, शहर में डेवलप हो गया। और इसी प्रक्रिया को, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन, इस पूर्ण प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। तो शहरीकरण यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर अचानक नहीं आए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर अचानक नहीं आए, बल्कि एक प्रोसेस से आए, एक प्रक्रिया से आए। इसे ही शहरीकरण कहा जाता है, इसे ही अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो नवपाषाण काल से जो शहरी सभ्यता के रूप में जो विकास हुआ, इसी को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अभी तक कुछ पॉइंट्स आप लोगों का क्लियर हुआ, जिसमें ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता है, एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता है। इस सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में हुआ, तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो वी आर स्टडिंग
इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले बात करते हैं एरिया का, क्षेत्र का और इसके कालक्रम का। तो इस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में। ये तो क्लियर, भारतीय उपमहाद्वीप। दूसरा कालक्रम कितना है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ ऑप्शन देख लीजिएगा, मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी बुक में दिया रहता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये एक सामान्य काल है, लेकिन विकसित जो काल है वो कौन सा है? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कंफ्यूज मत कीजिएगा, कार्बन डेटिंग पद्धति से ये किया गया, कोई ऑप्शन एक रहेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा। दूसरी बात आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, पहले तो सिंधु नदी और इसके आसपास के क्षेत्रों में इस सभ्यता का विकास हुआ, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास आप इसको ऐसे समझिए, जो ये एरिया है, इस एरिया में इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वो हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए, ये गुजरात वाला पार्ट, और ये मैं जो बना रहा हूँ ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बना रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास होता है पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में होता है। यदि आप भारत की स्थिति देखेंगे तो यहाँ भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। तो यहाँ पर स्पेशली इस क्षेत्र में विकसित हुआ, इसी क्षेत्र को मैंने यहाँ बनाया। आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ कहाँ? तो ये एक सिंधु नदी मान ले रहे हैं, इस तरह से बह रही है सबसे पहले, और इसकी सहायक नदी सतलज है, ये रावी है, यहाँ ब्यास है, ये रावी है। रावी नदी किनारे ये हड़प्पा सबसे पहला स्थल है जिसकी खुदाई की गई थी, और यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, इसके बाद इसकी खुदाई की गई थी। ये दो आरंभिक स्थल हैं। तो शुरू में जो स्थल मिले वो सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिले, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में देखा गया कि देखिए महाराष्ट्र का दैमाबाद, कालीबंगा, राजस्थान का कालीबंगा, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ लोथल, गुजरात में लोथल, यहाँ बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर। तो देखिए इस सभ्यता का विस्तार केवल सुतका गेंडोर, ये केवल सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में नहीं है, सिंधु नदी घाटी से दूर दूर है। इसीलिए तब कहा गया कि इसका नामकरण, सबसे पहला स्थल जो 1921 में प्रकाश में आया, जिसकी खुदाई की गई दयाराम साहनी के द्वारा, उसके आधार पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। तो इसको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम के संदर्भ में जाएंगे तो नाम के संदर्भ में आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो दिमाग में बैठ गया। पहली बात तो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कौन सा है? तो भारतीय उपमहाद्वीप, पहला पॉइंट। दूसरी बात, इसका काल क्या है? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हालांकि जो विकसित अवस्था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ही बोलते हैं, लेकिन पूर्ण विकसित परिपक्व अवस्था जो है 2350 1750 ये है। इसके बाद इसका नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और सर जॉन मार्शल याद रखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल ने कहा कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखना अधिक तर्कसंगत होगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ खुदाई की गई थी। इट वाज अ जो मॉडल जो प्लेस, ये प्रारूप स्थल है, इसी के आधार पर। अब है कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई अचानक से सभ्यता नहीं थी। मैंने अभी बताया था
कि शहरी ग्रामीण चरण से शहरी चरण में विकसित हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी कुछ ग्रामीण संस्कृतियां पाई गई, जिसमें है झोब संस्कृति, नाल संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, ये हो जाएगा कुल्ली संस्कृति, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सोथी संस्कृति। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। सोथी संस्कृति राजस्थान क्षेत्र में अमलानंद घोष ने और डीपी अग्रवाल ने एक संस्कृति की खोज की। कल्चर वॉज डिस्कवर्ड इन द राजस्थान रीजन विच वॉज सोथी कल्चर। यह सोथी संस्कृति है। तो इसी सोथी संस्कृति का विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता है, यह डीपी अग्रवाल ने बताया था। तो सोथी संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व की संस्कृति है। सोथी संस्कृति राजस्थान क्षेत्र में पाई गई और इसका भी प्रभाव कहा जाता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व की संस्कृति थी। तो प्री हड़प्पन में ये याद रखेंगे, ये 5 संस्कृति को याद रखेंगे। झोब संस्कृति, नाल संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, कुल्ली संस्कृति और सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति का विकास राजस्थान क्षेत्र में हुआ। अब यहाँ याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में 3 प्रकार की जो मान्यताएं हैं, उसमें से पहली मान्यता है कि मेसोपोटामिया के प्रभाव में इस सभ्यता का विकास हुआ, क्योंकि वह भी शहरी है, यह भी शहरी है। वहाँ भी धातु का प्रयोग हुआ, यहाँ भी धातु का प्रयोग हुआ। वहाँ भी मुहरों का प्रयोग हुआ, यहाँ भी मुहरों का प्रयोग हुआ। तो अनेक समानताएं थी, जिस पर कुछ विद्वानों ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही इस सभ्यता को बसाया। तो ये था कि देयर आर मेनी इक्वलिटीज, मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन दीज 2 सिविलाइजेशन। तो इसीलिए बोला गया, चूंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता अधिक विस्तृत और बाद तक पाई गई, इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि उसने इस सभ्यता की स्थापना की। लेकिन बाद में देखेंगे कि बहुत सारी भिन्नताएं हैं। जैसे यहाँ के शहर नियोजित शहर नहीं थे। प्लांट टाउनशिप का कॉन्सेप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, मेसोपोटामिया में नहीं था। फिर वहाँ की जो मोहरें हैं, सील्स हैं, वो बेलनाकार हैं, स्फेरिकल हैं, जबकि यहाँ की जो मोहरें हैं वो आयताकार या वर्गाकार हैं। फिर आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया में पूजा स्थल का कॉन्सेप्ट है, वर्शिप प्लेस मिलते हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जिसको एग्जैक्ट पूजा स्थल की संज्ञा दी जाएगी। तो ये सब कई अंतर हैं जिसके आधार पर इसको माना नहीं जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ईरानी बलूची संस्कृति, ईरान और बलूचिस्तान दोनों जो क्षेत्र है उसी में कुछ संस्कृतियां जैसे झोब संस्कृति, नाल, क्वेटा संस्कृति, इन संस्कृतियों का विकास हुआ, इसी से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो कुछ हद तक इसको स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन मेनली इसको अधिक स्वीकार किया जाता है कि देशी प्रभाव में इस सभ्यता का विकास हुआ। देशी प्रभाव में सभ्यता के विकास की बात अमलानंद घोष करते हैं, अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल। तो अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल मानते हैं कि इस सभ्यता का विकास देशी प्रभाव में हुआ, नेटिव इन्फ्लुएंस से हुआ। अमलानंद घोष एंड डीपी अग्रवाल, और अमलानंद घोष ने ही सोथी संस्कृति की खोज की राजस्थान क्षेत्र में। सोथी कल्चर वाज डिस्कवर्ड बाय अमलानंद घोष, और इसी को डीपी अग्रवाल ने कहा कि सोथी संस्कृति का ही विकसित रूप इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कौन सा है? तो भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर भाग। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसका एरिया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी कौन सा? तो वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट। इसका टाइम पीरियड क्या है, काल क्या है? तो ऐसे सामान्य काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, लेकिन इसमें भी कार्बन 14 पद्धति में 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसका नाम को सर जॉन मार्शल ने किस नाम से इसको अधिक सार्थक बताया है? तो हड़प्पा सभ्यता। सर जॉन मार्शल ने इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता करना अधिक प्रॉपर वे में बताया कि प्रॉपर जो नेम होना चाहिए वो हड़प्पन सिविलाइजेशन होना चाहिए। ऐसे इसको हम लोग जानते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से। इससे पूर्व की संस्कृति कौन सी थी? झोब संस्कृति, नाल संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति की खोज किसने किया? अमलानंद घोष ने किया। इतने पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से संबंधित कालक्रम को देखिए। आप याद रखेंगे
सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता के बारे में बताया था। चार्ल्स मेसन ने 1826 में इस सभ्यता यानी हड़प्पा के जो खंडहर थे, जो रिमेनिंग्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, इस पर सबसे पहले नज़र गई थी चार्ल्स मेसन की। तो 1826 में सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में बताया था चार्ल्स मेसन ने। इस बीच में आप लोग ये भी याद रखिएगा 1853-54 में जब भारत और पाकिस्तान के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस सभ्यता के ढेर सारे ईंटों का उसमें प्रयोग किया गया था। अब देखिए यही था कि लोग कॉन्शस नहीं थे, और यही कारण है कि इस सभ्यता के बहुत सारे जो सामग्री है वो नष्ट हो गई। तो 1853-54 में जब भारत पाकिस्तान के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय भी इस सभ्यता के कुछ ईंटों का प्रयोग किया गया था रेलवे लाइन बिछाने में। 1872-73 में कनिंघम महोदय, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे, हेड ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो डिपार्टमेंट थे वो कनिंघम थे, कनिंघम। तो इन्होंने दौरा किया था 1872-73 में इस क्षेत्र का, और सबसे पहले इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। इसकी खुदाई की गई थी दयाराम साहनी, तो ये याद रखेंगे, दयाराम साहनी के द्वारा इस क्षेत्र की खुदाई की गई थी। तो एक तो दयाराम साहनी और दूसरा रखेंगे राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी, तो ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई की किस किस ने? दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने। याद रखेंगे 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई। एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा वाज डन अंडर द, जो कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी के निर्देशन में और ये राखल दास बनर्जी के निर्देशन में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई 1922 में। और इन दोनों के जो निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। और वो कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल। तो ये याद रखिएगा, मार्शल के नेतृत्व में, इन द लीडरशिप ऑफ मार्शल, दयाराम साहनी ने खुदाई करवाया हड़प्पा का और राखल दास बनर्जी ने खुदाई करवाया मोहनजोदड़ो का। 1921 में दयाराम साहनी ने और 1922 में राखल दास बनर्जी ने। और 1960 से 90 के बीच में जो नवीनतम एक स्थल धौलावीरा की खुदाई करवाई गई, तो ये याद रखेंगे भारतीय भूभाग में, भारतीय क्षेत्र में, वर्तमान भारतीय क्षेत्र में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा ही है। गुजरात में धौलावीरा है, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। और 2014 में हरियाणा में एक स्थल की खुदाई की गई थी, वो है भिरडाना। तो अभी तक इसकी खुदाई चल ही रही है। इतने पॉइंट्स याद रखेंगे जो खोज से संबंधित कालक्रम है। अगले पे जाते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के चरण को हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, अभी तुरंत मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था नवपाषाण काल से, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज से। सबसे पहले खेती की गई, तो ये नवपाषाण काल है। नियोलिथिक पीरियड में फार्मिंग, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर ने क्या किया? ग्रामीण बस्तियां बसाना शुरू किया। कृषि ने मानव को अस्थायी जीवन दिया, इससे ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। इसको प्री हड़प्पा कहते हैं, इसको प्राक हड़प्पा कहते हैं। इसके बाद शहर के लक्षण दिखने लगे, पूरी तरह से शहर नहीं आया, शहर के लक्षण दिखने लगे, जो अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होने लगा, लेकिन कंप्लीट जो है सो अर्बन कल्चर नहीं आया। तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटो हड़प्पा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हड़प्पा, आद्य हड़प्पा। और इससे तब परिपक्व हड़प्पा का विकास होता है, जो मैच्योर हड़प्पा का विकास होता है। और एट लास्ट आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं होता, बल्कि इसके शहरी चरण का अंत होता है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के शहरों के पतन के बाद भी इस सभ्यता के कुछ ग्रामीण लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ ग्रामीण संस्कृतियां पाई गई। सम रूरल कल्चर्स वेयर फाउंड व्हिच वाज कॉल्ड लेटर हड़प्पन कल्चर, जिसको उत्तर हड़प्पा कहते हैं। दिमाग में बैठा
इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, लगभग 5500 BC की बात है, 5500 BC की बात है जब नवपाषाण काल इस क्षेत्र में पाया गया। 3500 ईसा पूर्व के आसपास आप देखते हैं कि प्राक हड़प्पा वाली स्थिति है। 3000 ईसा पूर्व के आसपास आदि हड़प्पा है और 2500 से 1750, 2500 से 1750 इसी को कार्बन 14 पद्धति में 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसके बाद लेटर हड़प्पा है, उत्तर हड़प्पा है, जो 1750 ईसा पूर्व के बाद है, आफ्टर 1750 BC। तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के विकास का चरण कि अचानक कोई सभ्यता नहीं आता है, ग्रामीण जो कृषक अवस्था से शहरी सभ्यता की ओर विकास होता है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिमाग में बैठाइए। ये इनिशियल पॉइंट है जो एकदम इम्पोर्टेंट, सबको याद रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो व्हाट वाज द एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इट वाज 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरी बात याद रखिएगा, लंबाई। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कुछ इस तरह से था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कुछ इस तरह से था। तो आप ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र की जब बात करेंगे तो ये हड़प्पा से लेकर के ये यानी कि बलूचिस्तान से लेकर के पाकिस्तान होते हुए ये इस तरह से था। तो ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1100 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर, यानी पूरब से पश्चिम अधिक लंबा है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कम है। और इसी में तो इस तरह से इसकी आकृति अगर आप देखें तो कैसी आकृति है? तो त्रिभुजाकार आकृति है। तो दिमाग में बैठा लीजिए इतने पॉइंट को। सिंधु घाटी सभ्यता, द एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। इसकी आकृति द शेप ऑफ एरिया इज ट्रायंगुलर, तो इस त्रिभुजाकार है। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति त्रिभुजाकार है तो इसमें उत्तर से दक्षिण सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है। सबसे उत्तरी स्थल है मांडा जो जम्मू और कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी स्थल में थोड़ी सी कठिनाई है, याद रखिएगा। कुछ लोग मानते हैं भगतराव को और कुछ लोग मानते हैं दैमाबाद को। तो जो दैमाबाद मानते हैं तो वो महाराष्ट्र क्षेत्र में, यानी देखिए दैमाबाद से कुछ कांसे के उपकरण मिले हैं जो लोग मानते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो लेटर हड़प्पन है। तो ऐसे में अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा कि सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है तो सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है। और अगर सबसे दक्षिणी स्थल जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछा गया और साउदर्न मोस्ट पॉइंट में दैमाबाद ऑप्शन में नहीं है, अगर दैमाबाद ऑप्शन में नहीं है तो सबसे दक्षिणी स्थल भगतराव होगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो दैमाबाद होगा। तो सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। गुजरात का सबसे दक्षिणी स्थल भगतराव है और सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जम्मू कश्मीर में है। सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर है जो बलूचिस्तान में है और सबसे पूर्वी स्थल में आलमगीरपुर या हुलास, आइदर आलमगीरपुर और हुलास जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में, दोनों आसपास का ही क्षेत्र है। कुछ लोग आलमगीरपुर मानते हैं, कुछ हुलास मानते हैं। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक रहेगा, यानी तो दोनों को माना जाता है पूर्वी स्थल। ये पॉइंट्स याद रहेंगे। अगले पॉइंट्स पे जाते हैं। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जिससे इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। पहली विशेषता है कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। There are some characteristics of Indus Valley civilization. First of all, it is a proto-historic. It is a proto-historic civilization. तो ये कैसी सभ्यता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक है। प्रोटो हिस्टोरिक मीन्स तो कुछ लिखित सामग्री मिलती है इस सभ्यता से, लेकिन उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। दूसरी बात कि यह सभ्यता शहरी सभ्यता है।
तो अनेक विकसित शहर इस सभ्यता के प्राप्त होते हैं, इसीलिए यह शहरी सभ्यता है। इट इज अ अर्बन सिविलाइजेशन, यह शहरी सभ्यता है। इसमें कांसे के उपकरणों का प्रयोग होता था, इसीलिए यह ब्रॉन्ज एज्ड कल्चर भी बोला जाता है। ब्रॉन्ज एज्ड है यानी कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कांसे का प्रयोग होता था। आप लोगों को पता होना चाहिए, तांबा में टीन मिला करके कांसा बनाया जाता है। तांबा प्लस टीन इज इक्वल टू कांसा, तो कॉपर प्लस टीन इज इक्वल टू ब्रॉन्ज। तो इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज्ड कल्चर कहते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज बनाना जानते थे। इसके बाद नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता है जो इसके समकालीन सभ्यताओं से इसे अलग करती है, वो है नगर नियोजन, नियोजित नगर, प्लान्ड टाउनशिप। तो प्लान्ड टाउनशिप इनकी एक विशेषता है, प्लान्ड टाउनशिप। और एक मुख्य विशेषता है कि इस सभ्यता में को मातृसत्तात्मक, जो मैटरनल सोसाइटी कहा जाता है। मैटरनल का मतलब क्या है? तो मैटरनल मतलब है, जो मेटार्की मतलब है, मेटार्की मतलब कि माता का शासन, माता की सत्ता थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से अधिकांश जो मूर्तियां प्राप्त होती हैं, मैक्सिमम जो आइडल्स प्राप्त होते हैं, मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं, वो नारी की मूर्तियां हैं, इसीलिए इसको मातृसत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेटार्की जो सिविलाइजेशन। ठीक है, तो प्रमुख विशेषता क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। सेकेंड वन, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ अर्बन सिविलाइजेशन। तीसरा है कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ ब्रॉन्ज एज्ड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट वन, प्लांट टाउनशिप वेर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में नियोजित शहर पाए गए और इट वाज अ मेटार्की सिविलाइजेशन, यह एक मातृसत्तात्मक सभ्यता है। चलिए अगले पक्ष पे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अब स्थलों की बात करेंगे, साइट्स की बात करेंगे। तो इस साइट्स में याद रखिएगा, मैंने अभी बताया था भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र इसमें शामिल है। तो भारत और पाकिस्तान और कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान वाला भी है। तो अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र याद रखेंगे, सोर्तुघई और मुंडीगाक अफगानिस्तान के स्थल हैं। अदरवाइज बलूचिस्तान, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र और पंजाब का देखिए, पंजाब का दो क्षेत्र है, हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान में और रोपड़ पड़ता है भारत में। तो ये स्थल हैं पाकिस्तान के और बाकी स्थल हैं भारत में। तो इतने स्थल हैं, याद रखेंगे। अफगानिस्तान में सोर्तुघई मुंडीगाक, अफगानिस्तान में सोर्तुघई मुंडीगाक, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, सूतका गेंडोर। मेहरगढ़ के बारे में याद रखिएगा, मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती का साक्ष्य मिला है। एग्रीकल्चर फार्मिंग वाज स्टार्टेड इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती की गई थी, गेहूं और जौ की खेती की गई थी। तो व्हीट एंड मिलेट्स वेयर जो हाँ, तो व्हीट एंड मिलेट्स क्रॉप्स वेयर फाउंड इन मेहरगढ़ एट फर्स्ट। अब इसमें सिंध में देखते हैं, मोहनजोदड़ो, चानूदरो, आमरी, राना घुंडई, ये सिंध के स्थल हैं। आमरी के बारे में याद रखिएगा, आमरी में बारहसिंघा का सिंह मिला है। राना घुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं। राना घुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं, घोड़े के दांत मिले हैं। जनरली सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ों की जानकारी नहीं थी, लेकिन घोड़े का दांत मिलता है। और बारहसिंघा के सिंह मिले हैं, जो बारहसिंघा के सिंह, तो डियर के जो है सिंह मिले हैं, बारहसिंघा के सिंह मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके आमड़ी से, सिंध का स्थल है। चानूदरो से कारखाना, पत्थर का मनका बनाने का, आभूषण बनाने का कारखाना मिलता है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में गनेरीवाल है। पंजाब में ये तीसरा सबसे बड़ा स्थल है गनेरीवाल। पंजाब में हड़प्पा और रोपड़, हड़प्पा पाकिस्तान पंजाब में है, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है, और रोपड़ ये भारत के पंजाब में है। हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी और कुनाल। कुनाल के बारे में याद रखिएगा, कुनाल से चांदी का मुकुट मिला है, चांदी का मुकुट मिला है कुनाल से, कुनाल से चांदी का मुकुट मिला है। जम्मू कश्मीर में मांडा स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल है। गंगा यमुना दोआब में आलमगीरपुर और हुलास सबसे पूर्वी स्थल है। राजस्थान में कालीबंगा
जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। गुजरात में लोथल, रंगपुर, धौलावीरा ये प्रमुख स्थल हैं। लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। लोथल वाज अ टाइडल पोर्ट, सी पोर्ट, तो ज्वारीय बंदरगाह कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और धौलावीरा जो है भारत का सबसे बड़ा स्थल है। महाराष्ट्र में दैमाबाद, याद रखिएगा सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र का दैमाबाद है। इतने पॉइंट्स याद रखेंगे, दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स। इसमें याद रखिएगा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सबसे बड़ा स्थल है, और हड़प्पा के बाद सबसे बड़ा स्थल गनेरीवाल है, और गनेरीवाल के बाद सबसे बड़ा स्थल, गनेरीवाल के बाद सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। गनेरीवाल के बाद सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, 4 बड़े स्थल से अक्सर क्वेश्चन आता है। लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो वाज द लार्जेस्ट साइट, सबसे बड़ा स्थल है। आफ्टर मोहनजोदड़ो हड़प्पा, एंड आफ्टर हड़प्पा गनेरीवाल, एंड देन धौलावीरा। मोहनजोदड़ो पता ही है कहाँ पाया गया, सिंध में मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में। गनेरीवाल पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र पाकिस्तान में, और धौलावीरा भारत में। इसलिए भारत का सबसे बड़ा स्थल, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट ऑफ इंडिया इज धौलावीरा। क्लियर, इतना याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गुजरात एक प्रमुख स्थल है। गुजरात में भारत में सबसे ज़्यादा स्थल, सर्वाधिक स्थल गुजरात से प्राप्त होता है। आप अगर गुजरात का मैप देखेंगे तो कुछ इस तरह का है, ये सबको पता ही होगा। गुजरात का मैप कुछ इस तरह से है, और ये ऊपर में आप देखिएगा कच्छ का रण है, ये कच्छ का रण है, और ये जो पठारी एरिया है इसको काठियावाड़ कहते हैं, काठियावाड़। तो इसी में आप देखिए देसलपुर, सुरकोटरा और धौलावीरा ये 3 स्थल है। 1 2 3, ये 3 स्थल है। 1 2 3 कहाँ? तो ये कच्छ के रण में पाए गए हैं। इसमें याद रखेंगे धौलावीरा भारत का सबसे बड़ा स्थल है। सुरकोटरा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त होती हैं। जनरली घोड़े की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था, पहले भी मैंने बताया था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से, अब मान ले रहे हैं कोई अनजान पशु देखा, उसको मार करके वहीं दफना दिया, तो वही हड्डी आज हम लोगों को मिल गया। तो सुरकोटरा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। तो देसलपुर, सुरकोटरा और धौलावीरा ये कच्छ के रण में है। काठियावाड़ में रंगपुर है, लोथल है, आप देखेंगे लोथल यहाँ पर है, लोथल, रंगपुर यहाँ पर है, रंगपुर। इसके बाद भगतराव, भगतराव बताया था सबसे दक्षिणी स्थल भगतराव था। इसके बाद जो है मालवन, सूरत का ही पुराना नाम मालवन है। प्रभास पाटन सोमनाथ का प्राचीन नाम प्रभास पाटन है। तो ये एरिया कहाँ पाए गए? काठियावाड़ में। और याद रखेंगे लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह था, लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह था। अब सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए इसकी कुछ प्रमुख जो विशेषताओं को और देखते हैं हम लोग। यदि हमने इफ वी स्टडी द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी सिविलाइजेशन, वी स्टडीड इट कंप्लीटली। अगर आप किसी सभ्यता के सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में जान जाते हैं तो इसको पूरी तरह से पढ़ लेते हैं। तो अब उसी चीज़ को देखना है। सबसे पहले चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मानव प्रजातियों की। जैसे आप देखेंगे कि अब हम लोग तो मिक्सअप हो गए हैं, मिक्सचर हो गए हैं, एक तरह से संकर प्रजाति, हाइब्रिड वाली कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन पहले का जब वर्गीकरण किया जाता तो अनेक मानव प्रजातियां होती थी। और इसमें याद रखिएगा जो साउथ इंडियन हैं वो मूलतः द्रविड़ माने जाते हैं, द्रविड़ माने जाते हैं। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में 5 प्रमुख मानव प्रजातियां थी। देयर वेर 5 इम्पॉर्टेंट ह्यूमन स्पीसीज, देयर वेर 5 इम्पॉर्टेंट ह्यूमन स्पीसीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ह्यूमन स्पीसीज की कितने टाइप्स थे? तो 5 टाइप्स थे। द्रविड़, मेडिटेरेनियन, मंगोलॉयड, अल्पाइन एंड प्रोटोस्टोलॉइड। यहाँ एक साथ लिखा गया, इसको अलग अलग याद रखेंगे। एक हो गया द्रविड़, दूसरा
भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन, थर्ड वन मंगोलॉइड, फोर्थ वन अल्पाइन एंड फिफ्थ वन प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। इसमें याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मात्रा में मानव प्रजातियों के कंकाल जो मिले हैं वो मेडिटेरेनियन मिले हैं, भूमध्य सागरीय मिले हैं। और भारत का जो सबसे प्राचीन मानव प्रजाति है वो द्रविड़ मानव प्रजाति है। और प्योर जो निग्रिटो बोलते हैं, निग्रिटो टाइप का है प्रोटोस्टोलाइड, लेकिन प्योर निग्रिटो प्रजाति जो निग्रो प्रजाति जो अफ्रीकन निग्रो प्रजाति के लोग यहाँ नहीं पाए गए। छोटा कद, घुंघरेले बाल, काले रंग, ये जो मानव प्रजाति है वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त होता है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता थी नगर नियोजन, प्लांट टाउनशिप। तो इस प्लांट टाउनशिप की क्या क्या विशेषता थी? पहली बात तो याद रखेंगे कि नगर नियोजन में प्लांट टाउनशिप में किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो प्लांट टाउनशिप में पहला पॉइंट याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक शहरी केंद्र प्राप्त होते हैं। देयर वेर मेनी टाउनशिप फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसे 6-7 महत्वपूर्ण हैं। एक तो हो गया आपका हड़प्पा हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट शहर, सबसे पहले इसकी खुदाई हुई। इसके बाद दूसरा में हो गया मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो के बाद लोथल, थर्ड वन लोथल के बाद बनावली, सूतका गेंडोर, रंगपुर और धौलावीरा। तो ये कुछ प्रमुख शहरी केंद्र हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए गए, सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए। दूसरी बात याद रखिएगा, शहरों में सड़कों का जाल बिछा हुआ था, शहरों में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। तो रोड्स वेयर फाउंड इन रोड नेटवर्क वेयर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। मुख्य सड़क जो होता था वो उत्तर से दक्षिण होता था, मुख्य मार्ग उत्तर दक्षिण, मुख्य मार्ग याद रखिएगा उत्तर दक्षिण होता था। नॉर्थ टू साउथ, द मेन रोड जो होता था वो नॉर्थ टू साउथ होता था। और अदर दूसरे जो रोड्स होते थे वो पूरब से पश्चिम में आकर के समकोण पर एक दूसरे को काटते थे। अन्य मार्ग पूरब से पश्चिम होता था जो समकोण पर एक दूसरे को काटता था। तो परपेंडिकुलरली एक दूसरे से कनेक्टेड थे ऑल द रोड्स, जितने भी सड़क थे वो सारे एक दूसरे से समकोण पर मिलते थे। शहर का विभाजन याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में याद रखिएगा, इसके पश्चिम में दुर्ग होता था और पूर्व में निचला शहर होता था। तो निचला शहर बड़ा होता था, दुर्ग छोटा होता था। तो याद रखिएगा पश्चिम में दुर्ग होता था, दुर्ग मतलब फोर्ट, किला, जो चबूतरा वो बनाया जाता था ऊंचाई पर। आप लोगों ने मोहनजोदड़ो मूवी देखा होगा, उधर जाने के लिए एक जो सिक्के का प्रयोग किया जाता है, तो वो सब मनगढ़ंत है, कहानी बनाई गई है, लेकिन यही कहने का अर्थ है कि उधर सब नहीं जा सकता था, उधर शासक वर्ग रहते होंगे। पूर्व में पश्चिम में दुर्ग होता था, पूर्व में निचला शहर होता था, और याद रखिएगा कि दक्षिण में क्या होते थे, तो दक्षिण में कब्रिस्तान होता था। तो जनरली शहर का विभाजन किया गया था। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, उन पे भी चर्चा हम लोग करेंगे। आप याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उपयोगितावादी थे, प्रेगमेटिकल थे। प्रेगमेटिकल मीन्स व्हाट? उपयोगितावादी मतलब व्हाट? मतलब वो दिखावा नहीं करते थे, शो नहीं करते थे। और इसीलिए आप देखिएगा जनरली जो भी चीज़ें मिली है उसमें डेकोरेशन बहुत कम पाया गया, अलंकरण का अभाव है। आप देखेंगे कि जो मकान बने होते थे, मकान तो 2 मंजिले मकान होते थे। ईंट का जो प्रयोग किया जाता था वो ईंट का प्रयोग आप देखिएगा 4:2:1 के साइज में ईंट का प्रयोग किया जाता था। तो 4 मतलब कि अगर 2.5 इंच मोटाई है, 2.5 इंच मोटाई है, तो चौड़ाई है वो 5 इंच है और लंबाई जो है वो 10 इंच है। तो 4:2:1 हो गया। तो इस तरह से ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। मकान 2 मंजिले होते थे। मकान के खिड़की दरवाजे सड़कों पर ना खुल करके गलियों में खुलते थे। हालांकि अपवाद है लोथल, जहां एक तो शहर का विभाजन नहीं है, और साथ ही साथ क्या है, तो सड़क के किनारे जो गली दरवाजे होते थे, विंडोज एंड डोर्स
वेयर ओपेंड इन द ऑन रोड साइड, जबकि यहाँ क्या है, जनरली ये जो आता था गली में खुलता था, स्ट्रीट जो स्ट्रीट होता था, इनसाइड स्ट्रीट जो होता था उसमें खुलता था। तो ये एक विशेषता है। धौलावीरा के बारे में याद रखिएगा, ये अपवाद है कि यहाँ के जो शहर थे वो 3 भागों में विभाजित थे। जनरली शहर का विभाजन 2 भाग में होता था, दुर्ग और निचला शहर। लोथल में किसी प्रकार का विभाजन नहीं है, धौलावीरा में 3 विभाजन है। और कालीबंगा के बारे में याद रखिएगा, कालीबंगा में अलंकृत ईंटों के फर्श मिले हैं, अलंकृत ईंटों के फर्श मिले हैं। फ्लोर में डेकोरेटेड ब्रिक्स पाए गए हैं, जनरली डेकोरेशन नहीं पाया गया है, अलंकरण नहीं पाया गया है, लेकिन दीज आर द एक्सेप्शंस, ये अपवाद हैं कि कालीबंगा में मैंने एक पॉइंट पहले भी बताया था, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, साथ ही साथ जो ब्रिक्स मिले हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिले हैं, वो कालीबंगा से मिले हैं। लोथल से तो डॉकयार्ड मिला है, ये पहले ही हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अगले पार्ट पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन की जब बात आती है। अच्छा, आप बताइए कि बिना प्रशासन के, बिना विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन प्लांट टाउनशिप कैसे डेवलप हो सकती है, जो नियोजित शहर कैसे स्थापित हो सकते हैं। तो प्लांट टाउनशिप वेयर फाउंड, नियोजित शहर पाए गए। इट शोज दैट देयर वाज अ एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रकार का क्या था, तो प्रशासन था। और इस संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। देयर आर डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स लाइक हंटर। हंटर की जब हम लोग बात करेंगे तो हंटर क्या कहते हैं, तो हंटर कहते हैं कि जनतांत्रिक पद्धति थी, डेमोक्रेटिक सिस्टम था। तो हंटर, सबका अपना अपना विचार है, अपने अपने ढंग से इन्होंने बताया है। क्योंकि इन्होंने देखा कि शहर में देखिएगा, निचला शहर है उसमें किसान रहते होंगे, और जो पश्चिम में दुर्ग था, तो ये ऐसा मानते थे कि जनतांत्रिक पद्धति होगी, शासक वर्ग का वो लोग चयन करते होंगे और वो पश्चिम में रहते होंगे, दुर्ग में रहते होंगे। लेकिन यहीं पर मैके साहब ने बताया कि प्रतिनिधि मूलक था, अध्यक्षात्मक था, जो प्रेसिडेंशियल रूल जैसे अमेरिका में है उस तरह से पाया जाता था कि सभी जगह से अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता था। यहीं पिगट महोदय कुछ अलग विचारधारा रखते हैं। पिगट की मान्यता है कि पुरोहितों का शासन था, और इन्होंने ही माना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 जुड़वा राजधानियां थीं। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वेयर द ट्विन कैपिटल एंड रूल ऑफ द प्रीस्ट वार फाउंड। पुरोहितों का शासन, रूल ऑफ प्रीस्ट कौन बोलते हैं, पिगट। डेमोक्रेसी कौन बोलते हैं, हंटर। मैं क्या बोलते हैं, ये प्रेसिडेंशियल रूल, ये बोलते हैं पिगट बोलते हैं रूल ऑफ द प्रीस्ट। लेकिन सर्वमान्य विचारधारा है, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी क्षेत्र से, सभी स्थलों से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो हम मुहरें प्राप्त करते हैं। यानी मुहर कौन यूज करता है, सील कौन यूज करता है, व्यापारी लोग यूज करते हैं अपने सामान के पहचान के लिए। तो इसीलिए, और मुहर बनाया गया तो वो आर्ट है, शिल्पी लोग होंगे, जो स्कल्पचर्स होंगे, क्राफ्टर्स होंगे। तो क्राफ्टर्स और ट्रेडर्स का रूल है, ये सर्वमान्य विचारधारा, अधिकांश विचारधारा यही कहती है कि शिल्पियों और व्यापारियों का शासन था। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि किसने क्या कहा, तो वो याद रखेंगे, और दूसरा सर्वमान्य विचारधारा क्या है वो याद रखेंगे। अब हम लोग इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति तो हो गया, अब इसके सामाजिक स्थिति की बात करेंगे। आप देखिएगा, चूंकि हम लोगों के पास, चूंकि यह कौन कैसी सभ्यता है, सिंस इट इज अ प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तो यह कैसी सभ्यता है, तो यह है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। लिखित कुछ नहीं मिला, तो हम लोग केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। तो अनुमान लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो पूर्व में, पश्चिम में दुर्ग है, तो यानी योद्धा वर्ग, जो शासक वर्ग होगा। चूंकि लिखित सामग्री मिली है, हालांकि उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो विद्वान वर्ग होगा। चूंकि बहुत अधिक मात्रा में सील्स मिले हैं, मोहरें मिले ही हैं, और यह इवन की मोहरें यहाँ की ही नहीं मिली हैं, आप देखिएगा कि मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। तो इस तरह से जो है सो पता चलता है कि व्यापारी वर्ग होंगे। इसके अतिरिक्त खेती का साक्ष्य मिलता है कि यानी श्रमिक और कृषक वर्ग होंगे। तो समाज में 4 वर्ग होगा, लेकिन ये वर्गीकरण बहुत
जो कह सकते हैं कि रूढ़िवादी पद्धति पर आधारित नहीं था, यानी कि यहाँ फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल सिस्टम है, ऐसा माना जाता है। मातृसत्तात्मक समाज है, जो मैटार्की वाज फाउंड मीन्स व्हाट, मातृसत्तात्मक समाज यानी माता का शासन, यानी रूल ऑफ द मदर। ये किससे पता चलता है? तो अधिकांश जो मृण मूर्तियां मिली है, मिट्टी की मूर्तियां मिली है, जो टेराकोटा फिगरिन्स मिले हैं, मृण मूर्तियों को टेराकोटा फिगरिन्स बोलते हैं, पक्की मिट्टी के जो खिलौने होते हैं, तो उनसे पता चलता है उसमें ज़्यादातर मृण मूर्तियां, ज़्यादातर टेराकोटा फिगरिन्स जो मिले हैं महिलाओं के मिले हैं। तो मातृसत्तात्मक समाज है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। शांति प्रिय क्यों थे? तो क्योंकि युद्ध उपकरणों का अभाव है। सिंधु घाटी सभ्यता से मैक्सिमम जो इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं वो एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, या यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, लड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिले हैं। तो इसीलिए जो वार इंस्ट्रूमेंट्स वेर नॉट फाउंड, सो दे वेर कॉल्ड जो पीसफुली पीपल। तो ये लोग क्या थे? शांति प्रिय थे। सौंदर्य प्रसाधनों और आभूषणों का प्रयोग ये लोग करते थे, ये याद रखिएगा, क्योंकि हड़प्पा से काजल, एक बोतल में काजल का साक्ष्य मिला हड़प्पा से, और चान्हूदरों से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। एक लाल सामग्री मिली है जो लिपस्टिक टाइप की है, ये चान्हूदरों से प्राप्त होती है, और हड़प्पा से काजल का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे ढेर सारे मनका याद रखिएगा, पत्थर के आभूषण को मनका कहा जाता है, पत्थर के आभूषण को मनका बोला जाता है। स्टोन ऑर्नामेंट्स वेयर कॉल्ड मनका। तो मनका बनाने का कारखाना याद रखिएगा चान्हूदरों और लोथल से प्राप्त होता है। और जो पिक्चर वगैरह जो मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, उसमें पुरुषों को भी आभूषण में दिखाया गया, यानी महिला और पुरुष दोनों क्या करते थे? आभूषण पहनते थे। लोथल और चान्हूदरों से मनका बनाने का कारखाना बना है। तो स्टोन ऑर्नामेंट फैक्ट्री वेयर फाउंड इन लोथल एंड चान्हूदरों। अंत्येष्टि संस्कार याद रखिएगा। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब क्या हुआ? मतलब मृतक संस्कार। तो मृतक संस्कार में पूर्णतः दफना दिया जाता था या कुछ दिन खुले में छोड़ दिया जाता था। उनका कॉन्सेप्ट होता था कि जब शरीर मरने के बाद भी काम हो जाए तो उसमें जो खा पी जाएगा, जो बचेगा, उसको दफना दिया जाता था, और कुछ जगहों पर दाह संस्कार होता था। तो ये अंत्येष्टि संस्कार थी। तीनों पद्धति पाई गई। आप देखेंगे पूर्ण समाधान, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम समुदाय में क्या होता है? पूर्ण समाधान, पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था। तो ये बरियल सिस्टम यानी इस्लामिक एंड क्रिश्चियनिटी जो कल्चर है। दूसरा आंशिक समाधान, पारसी में देखिएगा, पारसी समुदाय के लोग ये आंशिक समाधान करते हैं। कुछ दिन तक शरीर को टंगे छोड़ देते हैं, जब पक्षी वगैरह खा पी जाता है तो उसके बाद उसको दफना देते हैं। और दाह संस्कार हिंदू कल्चर में होता है, यानी सारे कल्चर के लोग इस सभ्यता में पाए गए। आगे देखते हैं। अब ये आपकी सामाजिक स्थिति हो गई। आर्थिक स्थिति देखेंगे तो कृषि और वाणिज्य व्यापार दोनों का विकास था। कृषि में याद रखेगा कि रबी फसल होता था। रबी फसल का क्या मतलब है? रबी फसल का मतलब है कि जो फसल ठंडा के मौसम में बोया जाता है और वर्षा से पहले काट लिया जाता है। तो गेहूं और जौ मुख्य फसल थी, याद रखेंगे, मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। चावल की इनको जानकारी थी, लेकिन चावल लोकप्रिय फसल नहीं है, पॉपुलर क्रॉप नहीं है। और रागी फसल की जानकारी इन लोगों को नहीं थी। जो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में पाया जाता है मोटा अनाज, उसकी जानकारी नहीं है। तो गेहूं और जौ मुख्य फसल है। चावल की, धान की जानकारी है, लेकिन धान मुख्य फसल, लोकप्रिय फसल नहीं है। सबसे लोकप्रिय है गेहूं और जौ। पत्थर और कांसे का उपकरण ये एग्रीकल्चर में करते थे, जो मिले हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। कपास की खेती याद रखेंगे, सबसे पहले कॉटन क्रॉप्स वेयर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास की फसल की जानकारी मिलती है। इसके बाद आप देखेंगे वाणिज्य व्यापार की बात करते हैं तो आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों विकसित अवस्था में थी। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुतायत में मुहरें मिली हैं। मुहरें बताती हैं, व्यापारी वर्ग को बताती हैं। इसके बारे में मैंने पहले चर्चा कर लिया है। सील्स वेयर फाउंड, मुहरें पाई गई हैं। और ये मुहरें नॉट ओनली फ्रॉम इंडियन, जो
रीजन केवल भारतीय क्षेत्र से नहीं पाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें विदेशों में भी मिलती हैं। और एक चीज याद रखिएगा, एक अभिलेख है, सारगौन का अभिलेख है, जो मेसोपोटामिया से प्राप्त होता है। मेसोपोटामिया के राजा सारगौन का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें बताया गया है कि जो मेसोपोटामिया के जहाज 3 प्रमुख बंदरगाह पे रुकते थे, दिलमन, माकन और मेलुहा। दिलमुन, माकन और मेलुहा, ये मेसोपोटामिया के अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। देयर वाज अ जो इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन मेसोपोटामिया। तो दिलमुन मीन्स मॉडर्न बहरीन द्वीप, बहरीन आइलैंड। मकन मीन्स मकरान कोस्ट, मकरान तट, जो ईरान बलूचिस्तान के पास है। और मेलुहा मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम मेलुहा भी है, याद रखेंगे। तो सारगौन के अभिलेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया गया है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया गया। इसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं कि ये लोग आयातित करती थी। दक्षिण भारत से कीमती पत्थर मंगाते थे, ईरान अफगानिस्तान से सोना चांदी मंगवाते थे। याद रखिएगा, चांदी वहां से मंगवा कर प्रयोग करने वाले पहले लोग जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग थे। यहाँ नहीं पाया गया, लेकिन बाहर से वो मंगाते थे। और एक पॉइंट जो बहुत बार पूछा गया है, लाजवर्द मनी। आप जब मोहनजोदारो मूवी देखेंगे तो उसमें भी लाजवर्द मनी की चर्चा है, लैपिस लैजुली की चर्चा है, लैपिस लैजुली, लाजवर्द मनी की चर्चा है। और ये लाजवर्द मनी कहाँ से प्राप्त होता था? तो अफगानिस्तान के बदखशां से। इसको याद कर लीजिए, कई एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कि लाजवर्द मनी कहाँ से आयातित होता था? तो बदखशां से। बदखशां कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान में है। तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे। अगले पे चलते हैं। तो अगला है महत्वपूर्ण बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता में वाणिज्य व्यापार, विदेशी व्यापार विकसित अवस्था में था। जो फॉरेन ट्रेड वाज इन डेवलप्ड कंडीशन। ये किससे पता चलता है? तो सी पोर्ट से, सी पोर्ट से पता चलता है, बंदरगाह से पता चलता है। तो याद रखेंगे सी पोर्ट। सी पोर्ट में याद रखेंगे, एक तो सी पोर्ट से पता चलता है, और ये सी पोर्ट याद रखेंगे। एक तो सी पोर्ट कहाँ है? तो एक सी पोर्ट है गुजरात रीजन में, और एक सी पोर्ट है बलूचिस्तान रीजन में। तो कुछ सी पोर्ट्स जो हैं गुजरात रीजन में, कुछ बलूचिस्तान रीजन में हैं। लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ लोथल होगा। सूतका गेंडोर, बालाकोट और अलादीनो सबसे इंपॉर्टेंट सूतका गेंडोर होगा। याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिले हैं, यहाँ एक तो लोथल इधर मिला है, और इधर मिला है बलूचिस्तान में सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर। और एक पॉइंट याद रखेंगे कि लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह था, और ज्वारीय बंदरगाह जब ज्वार उठता था तब आवागमन होता था। टाइड स्पीड लो हो जाता था तो फिर आवागमन बंद। गोदीवारा में डॉकयार्ड में खड़े रहते थे जहाज, और इसीलिए सालों भर खुला रहता था। सूतका गेंडोर का बंदरगाह सालों भर खुला रहता था। अगले सेक्शन पे जाते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ लिखित सामग्री मिली है, हालांकि उसको पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन वेडन ने सिंधु लिपियों को पढ़ने का प्रयास किया। वेडन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ट्राइड टू रीड इंडस स्क्रिप्ट। तो सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास किया वेडन ने। और सिंधु लिपि जो था बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इस तरह से लिखा जाता था। इसको बास्त्रोफेदम लिपि भी कहा जाता है। तो बास्त्रोफेदम लिपि, बास्त्रोफेदम स्क्रिप्ट्स वेयर फाउंड इन इंडस रिवर वैली। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया बास्त्रोफेदम लिपि। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास किसने किया? वेडन ने किया, वेडन ने किया। यह लिपि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखा जाता था। इसी को मजुमदार साहब ने गोमूत्री लिपि भी कहा है। इसी को गोमूत्री लिपि भी कहा है। किसने? मजुमदार साहब ने। अब याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, कि सिंधु लिपि सबसे पहले 1853 में प्रकाश में आया। एट फर्स्ट इट वाज डिस्कवर्ड इन 1853 एंड इट वाज कंप्लीटली कलेक्टेड बिटवीन 1853 टू 1923। तो 1853 से 1923 तक इनका मुख्य रूप से कलेक्शन हुआ है, मुख्य रूप से संग्रह हुआ। इसमें 64 मूल चिन्ह हैं। जो मूल चिन्ह, जो बेसिक मार्क्स जो है, बेसिक मार्क्स कितने हैं? 64 मार्क्स हैं। देखिए
याद रखिएगा सिंधु लिपि जो थी वो चित्राक्षर लिपि थी, चित्राक्षर, यानी ये पिक्टोरियल था, पिक्टोरियल लिपि है। सिंधु लिपि चित्राक्षर लिपि है और इसमें मूल चिन्ह यानी चित्र कितने बने हुए हैं, तो 64 बने हुए हैं और मिलाकर के अक्षर माना जाता है 250 से 400 अक्षर तक पाए गए। तो जो इसके वर्ड्स पाए गए कितने, 250 to 400। ये ज़्यादातर सेलखड़ी की मोहरों पे प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता थी कि सिंधु घाटी सभ्यता से मोहरें प्राप्त होती हैं, सील्स प्राप्त होते हैं, सील्स, इसको मैंने स्टार्ट में ही दिखाया था पिक्चर में। और ये सील्स जो प्राप्त होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती है, सेलखड़ी की। इसी को इंग्लिश में एस्टेटाइट भी बोलते हैं। एस्टेटाइट का सेलखड़ी की मोहरों पर अधिकांशतः सिंधु लिपि मिली है और यह चित्राक्षर लिपि है, यह पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। तो ये याद रखेंगे, इतने पॉइंट्स याद रखेंगे जो सिंधु लिपि से संबंधित है। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से अनेक प्रकार की मृण मूर्तियां मिली है, मिट्टी की मूर्तियां मिली और कुछ चित्र मिला है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन है। एक तो पाशुपति शिव मैंने बताया था, बीच में योगी की मुद्रा में, योगी जी महाराज नहीं, योगी मतलब पृष्ठ के रूप में एक बीच में व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके चारों ओर पशु है और इसी में भैंसा और गेंडा बाएं साइड है और दाएं साइड में बाघ और हाथी है। ये हम लोगों ने किया था। तो दाएं साइड में बाघ हाथी है, बाएं साइड में भैंसा और गेंडा है। और तो ये पाशुपति शिव। दूसरा एक श्रृंगी पशु, एक सिंह वाले पशु का मिला है। कुबर वाला सांड, अधिकांशतः मिट्टी की मूर्तियां जो मिली हैं पशु की, उसमें कुबर वाला सांड जो हम्प्ड बुल है, हम्प्ड कुबर निकला हुआ हम्प्ड बुल सबसे ज्यादा मिला है, हम्प्ड बुल सबसे ज्यादा मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। अब ये याद रखिए, मानव मूर्तियां ठोस होती थी जबकि पशु मूर्तियां जो होती थी खोखली होती थी। हो सकता है कि पशु मूर्तियों का प्रयोग धन संग्रह, मुद्राओं के संग्रह के लिए भी किया जाता होगा, इसलिए वो खोखली रहती हुई चीज़ों के संग्रह के लिए किया जाता होगा। तो इस तरह से याद रखेंगे मृण मूर्तियाँ। अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म, धार्मिक स्थिति देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में याद रखेगा कि ये प्रकृति पूजक थे। और प्रकृति पूजा की बात का पता किससे चलता है, तो इसे पता चलता है कि स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया गया था। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया गया था। स्वास्तिक चिन्ह याद रखेंगे, ये किसका प्रतीक है, तो सूर्य की पूजा का प्रतीक है, सूर्य की पूजा का प्रतीक है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ महत्वपूर्ण वृक्ष, पवित्र वृक्ष जो सेक्रेड ट्री कौन कौन है, तो पीपल एंड बबूल, पीपल एंड बबूल वेयर द सेक्रेड ट्रीज। और पक्षी में पवित्र पक्षी कौन सा है, तो बत्तख पवित्र पक्षी है। मातृदेवी, चूंकि नारी की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली हैं। एक जगह से एक मुहर है जिसमें कि देख रहा है कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा प्रस्फुटित हो रहा है, एक पेड़ निकल रहा है तो नारी की गर्भ से। तो ये बताया गया कि इस तरह से मातृदेवी की पूजा करते होंगे, क्योंकि पुरुष की तुलना में महिला मृण मूर्तियां सबसे ज़्यादा मिली हैं। और पाशुपति शिव को ही मार्शल ने आद्य शिव की भी संज्ञा दी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि इसके शहरी चरण का पतन हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक सभ्यता का पतन नहीं था, बल्कि इसके शहरी चरण का पतन था, शहर का पतन हुआ। इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पतन करते हैं। तो हम लोग लास्ट कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है ये अनेक कारणों से हुआ, जिसमें से कुछ कारण, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि कोई एक कारण नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, लेकिन मूल कारण, जैसे मोहनजोदड़ो के शहर को कई बार बसाया गया, तो ऐसा माना जाता था कि बार बार बाढ़ आता था और उसको बसाया गया। तो बाढ़ एक कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन है। मार्शल, मैके और राव, ये तीन लोग मानते हैं कि बाढ़ से इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि बाह्य आक्रमण से पतन हुआ, जैसा कि हम लोग आर्यों के आक्रमण के रूप में भी व्हीलर ने माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो जो फॉरेन जो इन्वेशन भी एक कारण माना जाता है, फॉरेन अटैक भी एक कारण माना जाता है। तो इसको मानते हैं व्हीलर
पिगट, व्हीलर, पिगट और चाइल्ड मानते हैं कि बाहरी आक्रमण के कारण। कुछ लोग जलवायु परिवर्तन मानते हैं। ऑरेल स्टाइन ने 1927 में सूतका गेंडोर की खुदाई की थी और अमलानंद घोष ने सोथी संस्कृति की खोज की। तो ये लोग जलवायु परिवर्तन मानते हैं। क्योंकि राजस्थान और बलूचिस्तान का क्षेत्र जो है वो आप देखेंगे कि सूखा प्रदेश है। प्राकृतिक आपदा मानते हैं KUR, कैनेडी मानते हैं प्राकृतिक आपदा, और प्रशासनिक शिथिलता मानते हैं मार्शल। तो मार्शल प्रशासनिक शिथिलता मानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने बताया कि इस सभ्यता का पतन नहीं हुआ बल्कि इसके शहरी चरण का पतन हुआ। इट वॉज नॉट द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, इट वॉज द डिक्लाइन ऑफ इट्स अर्बन फेज, अर्बन स्टेज। और इसी के अंतर्गत देखते हैं कि कुछ सभ्यताएं उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यताएं भी पाई गई, लेटर हड़प्पन जो कल्चर भी पाया गया। तो इसी में हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इसके कुछ जो उप सिंधु संस्कृतियां पाई गई। तो उप सिंधु संस्कृतियां में एक कब्रिस्तान H संस्कृति है, याद रखेंगे कब्रिस्तान H संस्कृति। कब्रिस्तान H संस्कृति पाया गया हड़प्पा में, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पाया गया। झूकर झांगर संस्कृति पाया गया चानूदरों में। ताम्र निधान संस्कृति पाया गया गंगा घाटी में, और बाड़ा संस्कृति पाया गया पंजाब में। तो ये कुल प्रमुख संस्कृतियां जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पाएगी। कौन कौन सी संस्कृति? हड़प्पा में कब्रिस्तान H संस्कृति, चानूदरों में झूकर झांगर संस्कृति, गंगा घाटी में ताम्र निधान संस्कृति। तो कॉपर होर्डिंग कल्चर, कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड H कल्चर इन हड़प्पा, झूकर झांगर कल्चर इन चानूदरों, कॉपर होर्डिंग कल्चर इन गंगा रिवर वैली, एंड बाड़ा कल्चर इन पंजाब। अब लास्ट करते हैं एक पॉइंट से, और वो पॉइंट क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले प्रयोग किया था कपास का प्रयोग। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था कपास का प्रयोग, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। कॉटन वेयर यूज्ड एट फर्स्ट बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। चांदी का प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। और साथ ही साथ लोहा का प्रयोग इन लोगों ने सामान्य रूप से नहीं किया। घोड़ा के बारे में इनकी जानकारी नहीं थी, रागी फसल के बारे में इनकी जानकारी नहीं थी। तो लोहा, घोड़ा, हालांकि घोड़ा के संदर्भ में कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो मुख्य पशु नहीं है। आप अगर मोहनजोदारो मूवी देखिएगा तो ऋतिक रोशन वो घोड़ा को देख करके बोलता है कि ये कौन सा पशु है। इसका मतलब यहाँ के लोग सामान्य रूप से उसे नहीं जानते थे, लेकिन व्यापार वाणिज्य होता था तो कभी कभी यहाँ पाए गए। तो इस तरह से, लेकिन इनको जानकारी नहीं थी, लोहा की जानकारी नहीं थी, घोड़ा की जानकारी नहीं थी, रागी की जानकारी नहीं थी। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के साथ में एक पॉइंट याद रखिएगा, इस सभ्यता का अपना विकास है और अपना पतन है, क्योंकि इसके बाद आर्य भारत आए। आर्यों ने एक संस्कृति की नींव रखी जिसको हम लोग वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।